हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी विद बीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप कोरोना से वंचित होंगे। तो दोस्तों आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के जिला दर्शन। राजस्थान जिला दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपकी इसी मुस्कान, इसी जोश भरे आनंद के साथ आपको घर बैठे राजस्थान के प्रत्येक जिले का अध्ययन करवाया जाएगा, प्रत्येक जिले के दर्शन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को अंत तक और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और उन दोस्तों को भी बुला लीजिए जो कि घर बैठे आनंद लेना चाहते हैं राजस्थान के प्रत्येक जिले का। तो दोस्तों आज हम उस नगरी के बारे में अध्ययन करेंगे जो कभी पूरे भारत में कृषि के क्षेत्र में दयानंद महाविद्यालय प्रसिद्ध रहा था, और उस नगरी के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों जो कभी राजस्थान का प्राचीन महाविद्यालय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय प्रसिद्ध रहा था। उस नगरी के बारे में अध्ययन करेंगे जो कभी जहांगीर की पत्नी नूरजहां रूठ करके आ गई थी जिस नगरी में, और उस नगरी के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों आज हम, जो मारवाड़ का प्रतापी शासक था मालदेव, उसकी पत्नी उमाद्य राज जैसलमेर की राजकुमारी थी, वो रूठ करके आ गई, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई इतिहास में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम किस जिले के बारे में, किस नगरी के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो कर्नल डिक्सन के स्नेहशील हाथों से जो बसा नगर, आधुनिक नगर जिसे हम वर्तमान में ब्यावर के नाम से जानते हैं, उस नगरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आज हम अध्ययन करेंगे अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों? अजमेर, जिसका आरटीओ कोड क्या है? 01, यानी वाहन कोड क्या है इसका? 01। और इसी सीक्वेंस के साथ आपको प्रत्येक जिले के दर्शन कराए जाएंगे। घर बैठे आनंद लीजिए प्रत्येक जिले, और घर बैठे सभी जिलों के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आपको प्रत्येक जिले के दर्शन कराए जाएंगे। आज हमारा प्रथम जिला रहेगा राजस्थान, और राजस्थान का जिला अजमेर। तो यदि हम जिलों का दर्शन करेंगे तो पहले क्या पढ़ेंगे? तो अजमेर जो भी जिला का दर्शन करेंगे हम, जिस जिले के बारे में चर्चा करेंगे हम, जिस दिन भी क्लास होगी तो वो हम पहले उस जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका इतिहास, जो भी इतिहास से संबंधित उसकी स्थापना वगैरह जो कुछ भी होगी उसके बारे में अपन अध्ययन कर लेंगे। फिर उसका भूगोल, उस जिले का भौगोलिक दशा, उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। ये 3 बातें हम प्रत्येक जिले के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आज हमारा जिला रहेगा अजमेर, जो कि RJ01 इसी सीक्वेंस के साथ आपको प्रत्येक जिले इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आपको कहीं भटकने जाने की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। तो आज बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और आपको अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना बताई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज हमारा अजमेर जिला रहेगा। अजमेर जिले के बारे में बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या, इसका मीन क्या होता है अजमेर का? तो अजमेर का पहले हम संधि विच्छेद करते हैं। तो आप सभी को पता है अजय प्लस मेर होता है। क्या होता है? अजय प्लस मेर। तो अजय का अर्थ क्या होता है आप सभी को पता चल गया होगा। अजय यानी जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके। नहीं, अजय मेर, अजय प्लस मेर। अजय का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जिसे कभी जीता ना जा सके, अजय। और मेर का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? पहाड़ या पर्वत। यहाँ पर मेर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पहाड़ या पर्वत। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ऐसा पहाड़, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? ऐसा पहाड़ या पर्वत जिसे कभी जीता ना जा सके। तो अजमेर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ऐसा पहाड़ या पर्वत जिसे कभी जीता ना सके। और पहाड़ पर रहने वाली जनजाति जाति को ही कालांतर में क्या कहा गया? मेर। कालांतर में मेर कहा गया पहाड़ पर रहने वाली जाति या जनजाति को। तो दोस्तों अजमेर का ये शाब्दिक अर्थ हो गया, आप सभी को पता चल गया होगा। तो हम बात करते हैं अब इसकी स्थापना के बारे में दोस्तों। इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजमेर की स्थापना की थी दोस्तों, स्थापना की थी इसकी 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने। चौहान शासक था अजय राज चौहान, जिसने अजमेर की स्थापना की थी। एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया था कि अजमेर की स्थापना किसने की, और उसमें ऑप्शन था अजय राज और अजय पाल। तो ध्यान रहे दोस्तों, अजय राज ने स्थापना की थी। कब की थी? 1113 ईस्वी में की थी। किसकी स्थापना? अजमेर की। किसने की थी? अजय राज ने। अजय राज, चौहान शासक अजय राज था जिसने अजमेर की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग का भी निर्माण करवाया था।
यानी स्थापना की और अपनी राजधानी भी बना ली। तो दोस्तों यहाँ पर स्थापना की थी अजय राज ने और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कर लिया और अपनी राजधानी भी यही बना ली। तो दोस्तों हम बात करते हैं अजय राज की। तो पहले प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं। प्राचीन क्या, इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर था कस्बा नगर, जिसे पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा बसाया गया था, जिसे पृथ्वीपुर कहा जाता है। यानी इसका प्राचीन नाम हमें क्या मिलता है, पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर जो कि पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा नगर बसाया गया था, छोटा सा नगर पृथ्वीपुर, जिसका हमें प्राचीन नाम मिलता है। और इसे संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है, अजय मेरू, जो कि अंग्रेजों के बाद में ब्रिटिश काल में इसे अजमेर नाम दे दिया गया। अजमेर नाम से हम आज वर्तमान में जानते हैं, और इसे पहले वर्तमान में क्या कहा जाता था, अजय मेरू। तो दोस्तों प्राचीन नाम हो गया, स्थापना हो गई। इसकी तो बात कर लेते हैं। पहला चौहान शासक था अजय राज, उसने क्या क्या यहाँ पर किया था, तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ी बहुत हमने। तो दोस्तों हमारा था अजय राज चौहान प्रथम, इसकी स्थापना करता कौन था, अजय राज। इसने दोस्तों यहाँ पर अपने शासनकाल के अंदर अपने सिक्के चलवाए थे। तो सिक्कों पर क्या नाम मिलता है, अजय राजप्रिय, श्री अजय राजप्रिय और सोमलवती नाम अंकित मिलता है। इसके सिक्कों पर क्या मिलता है नाम, श्री अजय राज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है ये, श्री अजय राज प्रिय और सोमलवती, क्या नाम मिलता है, अजय राज प्रिय और सोमलवती। ये हमें इनके सिक्कों से जानकारी मिलती है। और इसने अजय राज की अजमेर की स्थापना करके अपनी राजधानी बना ली थी। तो दोस्तों इसके बाद इसका पुत्र बनता है अजमेर का उत्तराधिकारी। पुत्र कौन था इसका, अर्णोराज। कौन था दोस्तों, अर्णोराज, जिसे आनाजी भी कहते हैं। अर्णोराज की बात करें हम दोस्तों, तो अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, आपको पूछ लिया जाए, कब करवाया था, 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में कब करवाया था, 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण। आपको पूछ लिया आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज ने, आपको नाम से भी पता चल गया होगा। और आना सागर झील के निकट ही अगर बात करें तो मुगल बादशाह आया था कालांतर के अंदर, जहांगीर। कौन आया था, वो जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे तो और बता दिया जाएगा आपको। तो जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया, और यहाँ पर शाहजहाँ, जहांगीर का पुत्र शाहजहाँ, जिसने बारादरी का निर्माण करवाया, यह आप अभी बता दिया जाएगा आगे आपको। तो फिर अर्णोराज ने और क्या निर्माण करवाया यहाँ पर, तो पुष्कर के अंदर, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण। वराह मंदिर का निर्माण आपको पूछ लिया जाए किसने करवाया था, तो अर्णोराज ने करवाया था पुष्कर में। ये अर्णोराज से संबंधित बातें हो गई। तो अर्णोराज, फिर अर्णोराज के बाद में इसी का पुत्र था जगदेव। जगदेव अगला उत्तराधिकारी बनता है, अपने पिता की हत्या करके। यानी चौहानों का पितृंता किसे कहा जाता है, जगदेव को। आपको पूछ लिया जाए चौहानों का पितृंता किसे कहा जाएगा, चौहानों का पितृंता किसे कहा जाएगा, यानी पिता की हत्या करके ये शासन सीट हासिल की थी इसने, तो ये जगदेव चौहानों का पितृंता हो गया दोस्तों। तो हम बात करते हैं जगदेव के बाद में इंपॉर्टेंट शासक आपका आता है, एक बार क्लियर कर लेता हूं मैं, तो रिपीट करवा देता हूं। अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में किसका निर्माण करवाया था, आना सागर झील में, आना सागर झील का। और आना सागर झील के किनारे ही जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर ने किसका निर्माण करवाया था, दौलत बाग का। और शाहजहां ने कालांतर में इस बारादरी का निर्माण करवा दिया था। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम अगले उत्तराधिकारी, अगले शासक की। तो अगला शासक आता है हमारा बिसलदेव। कौन आता है, बिसलदेव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। क्या कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। यानी एक पिछली बार राजस्थान पुलिस का कंपटीशन में एक क्वेश्चन आया था, कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि किसे दी गई या किसको समर्पित है। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। क्या उपाधि थी, कवि बांधव या कटिबंधु। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है
यह आपको याद होनी चाहिए। कवि बंधु या कटिबंधु किसे कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव को। ये इसका क्या योगदान रहा था अजमेर जिले में? तो इसने सभी को पता है संस्कृत पाठशाला, संस्कृत या सरस्वती मंदिर बोल सकते हैं आपको इसे, संस्कृत मंदिर, यानी अजमेर में संस्कृत पाठशाला से विख्यात जो संस्कृत पाठशाला थी उसका निर्माण किसने करवाया था? विशलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और जिसे संस्कृत पाठशाला कहते हैं, सरस्वती मंदिर कहते हैं, संस्कृत पाठशाला या संस्कृत कंठा स्मरण भी कहा जाता है। क्या क्या नाम मिलते हैं? सरस्वती मंदिर पूछ ले आपको, संस्कृत पाठशाला पूछ ले, संस्कृत कंठामरण पूछ ले, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? विशलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। दोस्तों क्लियर हो गई यहाँ पर विशलदेव चौहान। इसके बाद में अगला शासक बनता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। वही संयोगिता वाले आपको याद आ गया होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय अगला, जो कि इसी के मृत्यु के बाद चौहानों का पतन माना जाता है। तो ये था अगला अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि इसके समय कौन आया था भारत पर आक्रमणकारी? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का आगमन होता है यहाँ पर, जिसके साथ कौन आए थे? ख्वाजा साहब, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे भारत? आपको पूछ लिया जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके साथ आएंगे, अजमेर में इनका आगमन किनके साथ हुआ, किसके समय, किसके शासनकाल में हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में कौन आते हैं अजमेर में? ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे ख्वाजा साहब की नगरी कहते हैं। और मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान के हार हो जाती है। और पृथ्वीराज यही निर्णायक युद्ध माना जाता है, भारत का निर्णायक युद्ध, जिसे किसे को माना जाता है? तराइन के द्वितीय युद्ध को। इसके बाद के मायने दोस्तों क्या मिलता है? मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और इसने गुलाम वंश की भी स्थापना की दिल्ली में। फिर दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में चली गई? मुगलों के हाथ में दिल्ली सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो कि अजमेर के शासन थे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अजमेर से संबंधित जो भी बातें होगी इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दी जाएगी अभी दोस्तों। तो बात कर रहे थे मोहम्मद गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में और मोहम्मद गोरी विजय रहा था इसमें। और इसी विजय के बाद में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1154 में, और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। और 1206 में यह सत्ता किसके हाथों में चले जाते हैं? मुगलों के हाथों में, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव चौहान ने बनाया था अजमेर में दोस्तों संस्कृत पाठशाला। उसी को कालांतर में तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पर क्या करवा देता है? उसे 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर देता है। 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो भी शासक रहेंगे अजमेर से संबंधित वो आप सभी को बता दिए जाएंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि संस्कृत पाठशाला थी, सरस्वती मंदिर था अजमेर का, वो उसे तोड़ाकर 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोहम्मद गोरी की सलाह पर बनवाया गया था यह 2.5 दिन का झोंपड़ा, उसे तुड़वा कर। तो दोस्तों ये 60 घंटों में बनवाया था, 60 घंटों में इसका निर्माण हुआ था। और इसे 2.5 दिन का उर्स भी लगता है पंजाब शाह पीर का, पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उस विशाल उर्स का आयोजन किया जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए किस माह में इस विशाल उर्स का आयोजन किया जाता है, आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये हो गया 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसके बाद में अगर मुगल बादशाह की बात करते हैं, मुगलों में क्या क्या किस किस शासक का अजमेर से संबंध रहा है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। मुगलों में अगर बात करें अपन, तो मुगलों में बाबर और हुमायूं का तो कोई इधर आना जाना नहीं था। तो बात करते हैं पहले अकबर, जो 4 शासक थे। मुगल बादशाह की बात करते हैं अपन। मुगल बादशाह में 4 थे, अकबर,
बड़ा योगदान रहा है इसमें, अजमेर से संबंधित रहा है अकबर। उसके बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां, और इसके बाद में रहा अपना औरंगजेब। इन चारों के बाद में अभी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि मुगल बादशाह कौन कौन थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, जे इनका संबंध अजमेर से रहा है। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले अब अकबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? अकबर की। मुगल बादशाह अकबर, जो कि 5 बार यात्रा करता है, किसकी? अजमेर की, पैदल यात्रा। 5 बार पैदल यात्रा अजमेर की करता है कौन? मुगल बादशाह अकबर। क्यों करता है? तो ख्वाजा साहब की नगरी में आता है, ख्वाजा साहब की दरगाह पर आता है, जो कहाँ है? अजमेर में। पैदल यात्रा की थी 5 बार। कितनी बार आपको पूछ लिया जाए कितनी बार यात्रा की पैदल, तो 5 बार इसने यात्रा की थी अकबर ने। कब की थी? तो दोस्तों अकबर से संबंधित बात हो गई। ये 5 बार ख्वाजा साहब की दरगाह में आता है और पैदल यात्रा की थी तो अकबर की। तो अकबर से संबंधित और बातें करें हम, अजमेर से संबंधित, तो अकबर की बात अगर और करें हम, तो दोस्तों ये हो गया हमारा अकबर, पहला शासक हो गया। अकबर के बारे में बात करें तो 5 शासक, और इसने गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए, दोस्तों गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए इसने अजमेर को अपना मुख्यालय बनाया, और इसका मुख्य उद्देश्य था राजपूताने के राजाओं को अधीन करना, राजपूताने के राजाओं को अधीन करना और गुजरात पर नियंत्रण रखना। तो इस गुजरात पर नियंत्रण प्लस राजपूत राजाओं या राजपूताने को अधीन करना, एक ही बात है। अधीन करने के लिए इसने मुख्यालय कहाँ बनाया था, अपना स्थायी निवास कहाँ बनाया था? अजमेर को अपना स्थायी निवास बनाया था। और अजमेर में 1570 में अपना एक अकबर के किले का निर्माण करवाता है, जिसे हम जो कालांतर इसने अपना खजाना भी वहीं पर रखा था, तो इसे हम दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना। तो इसके निर्माण कार्य की अगर हम बात करें, निर्माण कार्य की अकबर की अजमेर में निर्माण कार्य की बात करें दोस्तों, तो निर्माण कार्य की बात करते हैं तो पहला इसने बादशाही भवन का निर्माण करवाया था अजमेर में। किसका निर्माण? बादशाही भवन का निर्माण। और इसी को देखते हुए अजमेर में अकबर ने अकबर के किले की नींव रखी थी, जिसे कालांतर में अंग्रेजों ने अपने शस्त्रागार बना लिया था, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहा गया कालांतर में। तो यानी मैगजीन दुर्ग की नींव यानी अकबर के किले की नींव, और अकबर ने अपना खजाना भी रखा था, जिसे दौलत खाना कहा गया, यानी दौलत खाना की नींव इसी भवन को देखते हुए रखी गई थी। यानी 1570 में निर्माण करवाता है अकबर का किला। किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने अकबर के किला, जिसे दुर्ग या दौलत खाना कहते हैं, और कालांतर में इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा गया। कालांतर में इसे क्या गया? मैगजीन दुर्ग, जो कि अंग्रेजों ने अपना शस्त्रागार बना लिया था इसे मैगजीन दुर्ग को। तो दोस्तों ये हो गई अकबर के निर्माण कार्य के। और अगर हम निर्माण कार्य की और बात करें तो अजमेर में एक मीनार स्थित है, जिसे कहते हैं कोस मीनार। आपको पूछ लिया जाए कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो किस मुगल बादशाह ने करवाया था? अकबर ने, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और अगर हम बात करें अकबर की जो अजमेर से संबंधित है, तो और एक मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप, जिसके विरुद्ध अभियान भेजा था, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध से हम जानते हैं। हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा भी इसी दुर्ग में तैयार की गई थी। हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा किस दुर्ग में तैयार की गई थी? मैगजीन दुर्ग में। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये थे अकबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी अजमेर से संबंधित, वो आपको बता दी थी। और अगर आपको कुछ विस्तार से जानना है तो जब मुगल शासक पढ़ाया जाएगा आपको, तो अगली क्लास में हम चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अकबर के बाद मुगल बादशाह आता है आपका जहांगीर। जहांगीर का संबंध अजमेर से किस प्रकार रहा है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारा मुगल शासक रहता है जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर का संबंध क्या क्या रहा था, तो जहांगीर का संबंध हम बात करें अजमेर से संबंधित, तो जहांगीर का संबंध रहा था, जहांगीर ने अब अजमेर इस अकबर की इच्छा थी कि मैं
राजपूताने को अधीन करूँ। पर महाराणा प्रताप जीते जी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर की इच्छा क्या थी? मेवाड़ को अधीन करना। तो भाई पुत्र तो पिता की इच्छा पूर्ण करेगा ही, आप सभी को पता है। तो इसी इच्छा को लेकर अजमेर आ गया भाई। अजमेर दरबार लगा दिया। किसने? जहांगीर ने। कब से कब तक? 1613 से 1616 तक जहांगीर दरबार लगा था। कहाँ पर? अजमेर के किले। वही अकबर का किला था, वही अकबर का किला। आपको पूछ लिया जाए कि जहांगीर दरबार किस किले में लगाया गया, तो अकबर के किले में। कब से कब तक? 1613 से 1616 तक। यह थी जहांगीर से संबंधित बात। और अगर बात करें तो यहाँ पर इसका पुत्र था खुसरो, जो कि प्रथम विद्रोह भी यही खड़ा करता है। इसको भेजा गया था मेवाड़। जो मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप का पुत्र था ये। तो इस समय मेवाड़ मुगल संधि भी यहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहीं पे मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। और जहांगीर की बात करें तो इसी अकबर के किले में जहांगीर ने निर्माण कार्य की बात करें अपन दोस्तों, इसकी निर्माण कार्य की बात करें जहांगीर के, तो इसने चश्मा-ए-नूर का निर्माण करवाया, यानी झरने का निर्माण करवाया था, जो कि अपनी पत्नी नूरजहां के लिए चश्मा-ए-नूर का निर्माण अजमेर में करवाया गया। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में चश्मा-ए-नूर का निर्माण करवाया गया था, जो नूरजहां के लिए, अपनी पत्नी के लिए इसने करवाया था चश्मा-ए-नूर का निर्माण। और इसी ने अपने प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार दौलत खां, जो कि इससे वो चित्रकारी सीखता था जहांगीर। और इसी की याद के अंदर इसने जहांगीर अन्ना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाता है, जिसे वर्तमान में अपन किस नाम से जानते हैं? सुभाष उद्यान। दौलत बाग का निर्माण करवाता है भाई। ये मान लो कौन सी झील है? अन्ना सागर झील। और ये नदी है, किस नदी के पानी को रोककर बनवाया गया था? ये अन्ना सागर झील का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, नहीं, अर्णोराज के द्वारा बनवाया गया था। सॉरी, इस झील का निर्माण चंद्रा नदी के पानी को रोककर बनवाया गया था। और इसी के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया गया। और इसी पर मान लेते हैं अपन 12 छतरियाँ, यानी बारादरी, जो कि आगे आएगा अपना मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। और यहाँ पर है एक फूल, यानी इससे याद रख सकते हैं आप, इत्र की खोज की थी असमत बानो बेगम ने इसी के शासनकाल में। और अगर हम इसके निर्माण कार्य की बात करें और जहांगीर की बात करें, तो जो वरा मंदिर अर्णोराज ने बनवाया था पुष्कर में वरा मंदिर बनवाया था, उस वरा मंदिर से मूर्ति को उखाड़ कर पुष्कर झील में फेंक दी थी। किसने? इस जहांगीर ने पुष्कर झील में फेंकवा दिया। और अगर पता चले आपको और बता दे इस जहांगीर के बारे में, तो दोस्तों और बता दिया जाए आपको जहांगीर के बारे में दोस्तों, तो जहांगीर ने जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था। जहांगीरी महल का, ये अजमेर में नहीं है, पुष्कर में करवाया गया जहांगीरी महल का निर्माण। किसने करवाया था? जहांगीर ने। तो इसी जहांगीरी महल एक फारसी शिलालेख लगा है, फारसी लेख लगा हुआ है। इसी लेख से हमें जानकारी मिलती है मेवाड़ मुगल संधि की, जो कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, जो जहांगीर और अमर सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था। राणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह प्रथम, मेवाड़ का शासक, जो अधीनता स्वीकार कर लेता है। और मेवाड़ मुगल संधि की इसी हमें जानकारी मिलती है फारसी अभिलेख, जो जहांगीरी महल पर लगी हुई है। और जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था पुष्कर में। ये बात हो गई दोस्तों इसका निर्माण कार्य से संबंधित। और अगर बात कर दे तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि व्यापार करना चाहती थी भारत में, तो उसके लिए जो उसकी तरफ से जो मांगने आया था, वो पत्र सर टॉमस रो, अंग्रेज व्यापारी आया था रियायतें लेने के लिए। सर टॉमस रो ये आ गया था। अजमेर कब आया था दोस्तों? अजमेर आ गया था 22 दिसंबर 1615 को। लेकिन अजमेर
ये अजमेर दुर्ग में अकबर के किले में लगा बैठा था दरबार 1613-1600, लेकिन अकबर के किले में ये कब पहुंचता है? 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। यानी जहांगीर और इस सर टॉमस रो की मुलाकात कब होती है? 10 जनवरी 1616 ईस्वी को यहाँ पर मुलाकात होती है दोस्तों। और यहाँ पर ये जहांगीर इसे दे देता है छूट और व्यापार करने की अनुमति दे देता है। किसे? सर टॉमस रो, अंग्रेज व्यापारी आया था सर टॉमस रो, जो व्यापार की अनुमति लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों बात करते हैं मेवाड़ मुगल संधि की। यहाँ पर बात हुई थी, तो यहाँ पर सर टॉमस रो ने एक कथन कहा था कि मुगल बादशाह ने अपने मेवाड़ शासक को अपने आपसी समझौते से अधीन किया है, न कि बल से। तो ये कथन भी आपको याद रखना है। किसने कहा था? सर टॉमस रो का कथन है, जब ये मेवाड़ मुगल संधि यहीं पर हुई थी। तो सर टॉमस रो का कथन है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है यहाँ पर। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसका अगला मुगल बादशाह कौन था। ये थी अपने जहांगीर से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट बातें अजमेर से संबंधित थी। अगला मुगल बादशाह अपना आता है जहांगीर के बाद में शाहजहां। शाहजहां की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शाहजहां ने आना सागर झील के निर्माण इसके एक ही काम करवाया था अजमेर में। आना सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? आपको पूछ लिया जाए बारादरी का निर्माण किसने करवाया था अजमेर में आना सागर झील के किनारे, तो किसने करवाया था? शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। और बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया जो कि सफ़ेद संगमरमर की सुंदर छतरियां बनी हुई है। सफ़ेद संगमरमर की सुंदर छतरियां बनी हुई है, जिसे बारादरी कहा गया। और अगर हम बात करें शाहजहां की दोस्तों, तो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, जिसका जन्म यहीं हुआ था तारागढ़ दुर्ग में। किसका? दारा शिकोह का जन्म, ज्येष्ठ पुत्र था। दोस्तों ये थी शाहजहां से संबंधित, अजमेर से संबंधित जो भी बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात क्या थी? आना सागर झील के किनारे बारादरी का निर्माण करवाया और इसका ज्येष्ठ पुत्र था। आपको याद रखना है, ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये था अजमेर से संबंधित जो मुगल बादशाह। अगला मुगल बादशाह हमारा आता है औरंगजेब। कौन सा आता है? औरंगजेब। तो औरंगजेब से बात कर लेते हैं अजमेर से संबंधित। तो शाहजहां के 4 पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होता है, आप सभी को पता है। 4 पुत्र शुजा, दारा शिकोह जो भी थे, औरंगजेब। और अंतिम युद्ध होता है इनका दोराई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध होता है दोराई का युद्ध। इस युद्ध के बाद में औरंगजेब की जीत हो जाती है और अगला मुगल बादशाह औरंगजेब बन जाता है, जो कि दोराई कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। दोस्तों ये थे मुगल बादशाह से संबंधित, अजमेर से संबंधित सभी बातें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, जो कि महत्वपूर्ण बात आपको सूचना बताने वाला था। तो दोस्तों आप यदि टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, अपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, तो वो बता देता हूँ मैं आपको। टेलीग्राम चैनल भी स्टडी विद बीएल से ही है, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद बीएल से टेलीग्राम चैनल है, तो उससे आप ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की सूचना दी जाएगी, कौन सी क्लास कब होगी, किस समय होगी, किस सब्जेक्ट की कब क्लास होगी, प्रत्येक टेस्ट सीरीज वाइज आपको दी जाएगी दोस्तों। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए। और जो भी आपके भावपूर्ण कमेंट, जो भी भावपूर्ण स्नेह भाव प्रेम है, जो अपने कमेंट में दिखाइए दोस्तों। तो थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों पूरा देखने के लिए।